नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सबका ज्योतिष के चैनल वैदिक प्रेडिक्ट पे स्वागत है। आज जो मैं विषय लेने जा रहा हूँ वो है कर्क राशि नवंबर 2020। ग्रह आपके लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं। आइए, सबसे पहले तो नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है और खुशियों से भरा होता है त्यौहार। यहाँ तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। 4 तारीख करवा चौथ का व्रत है जो खासकर उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 13 तारीख को धनतेरस है, 14 को दिवाली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, 20 को छठ पूजा है, 26 को तुलसी विवाह है, 29 को देव दीपावली है और 30 को गुरु नानक जयंती है यानी कार्तिक पूर्णिमा है। और उसके बाद आप देखते हैं नवंबर में ग्रहों की क्या स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी मेष राशि से अपने गोचर शुरू कर रहे हैं दशम भाव से। अच्छी स्थिति में है दशम भाव में। इसके अलावा शुक्र है तीसरे भाव यानी कन्या राशि में। तुला में बुध और सूर्य का गोचर है। पंचम में केतु है। छठे भाव में गुरु का गोचर है धनु राशि में, अपनी ही राशि है उनकी। सप्तम भाव में शनि का गोचर है मकर राशि में। शनि सप्तम और अष्टम दोनों के स्वामी हैं और यहाँ बलि भी है। नवम भाव जो कि मीन राशि है वहाँ मंगल का गोचर है, वक्री है। 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। और एकादश भाव में राहु का गोचर है। इसके अलावा जो ग्रहों में बदलाव आ रहे हैं वो ये है कि 16 तारीख को सूर्य संक्रांति है। सूर्य जो है अपनी नीच राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 16 को ही शुक्र अपनी नीच राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। 3 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं और गुरु 20 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे, शनि के साथ आ जाएंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्र है जो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं और एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं। अब जब इतने तेज चलने वाले ग्रह हैं तो स्वाभाविक है कि कर्क राशि वालों के स्वभाव में भी उतनी तेजी से ही परिवर्तन भी आते हैं। इमोशनल बड़े होते हैं ये। अब इनका जब गोचर दशम भाव से शुरू हो रहा है तो ये बता दूं कि चंद्र का गोचर पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। कुछ घरों में सामान्य रहते हैं और अष्टम भाव में या द्वादश भाव में ये कुछ नकारात्मकता देते हैं। आइए देखते हैं धन की स्थिति कैसे है इनके लिए। धन भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य जो है वो चौथे भाव में है, तुला राशि में, नीच की राशि में है। तो एक तो धन आगमन में थोड़ा सा कमी आएगी, दूसरा परिवार में थोड़ी कमी आएगी। 16 तारीख के बाद ये पंचम भाव में चले जाएंगे तो वहाँ भी क्योंकि केतु के साथ होंगे तो वहाँ भी पंचम भाव में थोड़ा सा उतने ये वहाँ भी इतने अच्छे परिणाम नहीं देते।
कुल मिलाकर सूर्य के जो परिणाम हैं इस महीने वो थोड़ा नकारात्मक रह सकते हैं। तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं। अब तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, आपके कम्युनिकेशन का, क्रिएटिविटी का। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो वो अपनी, क्योंकि उपाच्य स्थान है, तो वो अपनी जो कला है, जैसे कि बोलने की है या कोई अच्छा काम करने की है, उससे उन चीज़ों में पराक्रम दिखाएंगे। 16 तारीख को जब ये चौथे घर में आएंगे तो तब चौथे घर की पारिवारिक स्थिति भी अच्छी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बुध के साथ बैठ के ये यहाँ पर अच्छा योग बनाते हैं केंद्र में। तो कुल मिलाकर ये जो है 16 तारीख के बाद स्थिति अच्छी होगी। आपको कोई वाहन में भी लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी आपके कोई मसले हों वो भी सॉल्व हो जाएंगे। माँ का भी जो अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। अब पंचम भाव मैंने जैसे बताया कि सूर्य और केतु, यहाँ बच्चों के लिए जो विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। सोच में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी, तनाव आ सकता है। इन बातों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। छठे भाव में गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं। छठा भाव जो रोग, रिपु और ऋण का होता है, अब यहाँ गुरु अपनी राशि में आपको किसी भी ऐसी परेशानी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे खुद स्वामी हैं और आपको बचा कर ही रखेंगे, चाहे वो दुश्मन हो या कोई बीमारी हो। सप्तम भाव में शनि का गोचर है। शनि यहाँ पर बली है। अब हालांकि ठीक है, जिस घर में बैठे होते हैं वहाँ के परिणाम तो अच्छे देते हैं, लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पे, तो वहाँ भाग्य को और वहाँ पर थोड़ी सी कमी लाएंगे, क्योंकि वहाँ मंगल भी बैठे हैं। सप्तम भाव से लग्न को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, और दशम भाव से चौथे घर को देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा परेशानी का कारण बनते हैं। जिस घर में बैठते हैं शनि, उस घर में अच्छे परिणाम देते हैं, और यहाँ तो वैसे भी वो बली हैं और उनकी ये पश्चिम की दिशा भी उनकी बिल्कुल सही है। तो जितने भी आपके संबंध हैं, वो चाहे व्यवसाय के हैं, पति पत्नी के हैं, वहाँ पर आपके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब बात करें नवम भाव। नवम भाव में मंगल बैठे हैं मित्र राशि में। हालांकि वक्री हैं, लेकिन फिर भी मंगल नवम भाव में कोई सामान्य परिणाम देंगे, कोई बुरे नहीं है। हालांकि शनि से दृष्ट है, उस वजह से थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी, वरना सामान्य परिणाम मिलेंगे। ये मंगल दशम भाव के भी स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के। तो आपके कार्य क्षेत्र में जब भाग्य स्थान में बैठा हो गुरु, इनका मालिक, तो कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन थोड़े से रुकावट के साथ। राहु बैठे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आय में आपको ज़बरदस्त फायदा हो सकता है, तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी आय में इस महीने बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। और वैसे भी हर तरह की आपकी इच्छा पूरी करते हैं, वो चाहे कोई यात्रा संबंधी हो, मित्रों की हो, या आपके रिश्ते नातों की हो, तो राहु यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये था नवंबर के महीने का गोचर। आपको व्यक्तिगत रूप पर
कोई अगर फिर भी परेशानी आ रही हो तो आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताकर अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। कर्क राशि वाले उपाय के तौर पर अगर हर सोमवार को व्रत रखें और शिव मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का